गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू श्री साई पॉलिटेक्निक। आज हम इंडस्ट्रियल एसी मशीन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क, और उसको ही कहते हैं स्टैंड स्टिल टॉर्क। ठीक है, हम दो कंडीशंस पढ़ते हैं, एक होता है स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग में एनएस क्या रहता है, सॉरी रोटर स्पीड एनआर क्या रहता है 0, और रनिंग में एनआर की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। वो टाइम पे मोटर घूमना स्टार्ट करेगी। तो हमको स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? First, the torque obtained at starting is known as starting torque. स्टार्टिंग टॉर्क किसको कहते हैं? जो टॉर्क हमको मोटर स्टार्ट होने के तुरंत मिलेगा वो क्या रहेगा? हमारा स्टार्टिंग टॉर्क। यानी कि वो टाइम पे एनआर क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि उसका इक्वेशन किसके रिलेटेड है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क इक्वेशन ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi I2 cos of phi 2। phi मतलब फ्लक्स, I2 मतलब रोटर करंट, cos phi 2 मतलब रोटर पावर फैक्टर। उसके बाद हमको कुछ वैल्यूज पता है। एट स्टैंड स्टिल फाई इज इक्वल टू क्या रहता है? E2, जितना फ्लक्स उतना रोटर ईएमएफ। I2 की हमने वैल्यू निकाली थी, देखो, रोटर करंट, इम्पेडेंस एंड पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग कंडीशन हमने निकाला था। तो I2 की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? E2 बाय Z2, बराबर है, ये फॉर्मूला था ना। और Z2 की वैल्यू क्या रहती है स्टार्टिंग कंडीशन में? R2² प्लस X2²। ये वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है। और पावर फैक्टर भी देखा था हमने स्टार्टिंग में, cos phi 2। इसकी वैल्यू क्या थी? इसका फॉर्मूला था R2 बाय Z2, ये हमने पढ़ा है। R2 अपॉन Z2 की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? R2² प्लस X2²। अगर रनिंग कंडीशन अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे सभी वैल्यू किसकी लेनी पड़ेगी? रनिंग कंडीशन की। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्टार्टिंग। ठीक है, इसलिए अभी हम सभी वैल्यू स्टार्टिंग के ले लेंगे। ठीक है, तो अभी ये सभी वैल्यूज को पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम यहाँ पे हटा देंगे, तो इधर आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी केवल। फाई की जगह पे क्या पुट करेंगे? E2 इंटू
I2 की जगह पे E2, सॉरी वो थोड़ा कॉल आने की वजह से वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू K1 यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड फाई की जगह पे E2 पुट कर रहे हैं। ये I2 के जगह पे हमको ये I2 की वैल्यू पुट करनी है। I2 की वैल्यू इधर क्या है, E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर इंटू, अभी क्या बचा, कॉस फाई 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या है कॉस फाई 2 की वैल्यू, ये R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वेयर प्लस, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, सभी वैल्यू हमने पुट कर दिए। P इज इक्वल टू क्या आएगा, K1 E2 इंटू E2 स्क्वेयर, क्या बचा, R2 हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर, इनका अंडर रूट है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर। देखो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, वैसे ही √x इंटू √x क्या हो जाएगा, x। तो अगर ये रूट मल्टीप्लाई होंगे तो इनका जो रूट है वो निकल जाएगा, क्या बचेगा, R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर। सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करके रखना। सॉरी, क्या निकला है, टॉर्क का इक्वेशन E इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वेयर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी आगे क्या करना है, हमको क्या इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, T1 K1 E2 स्क्वेयर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर, ये हमको इक्वेशन मिला अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें वेयर K1 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ये नोट करना है। फिर उसके बाद एज लॉन्ग एज सप्लाई वोल्टेज is constant, the flux phi is constant। सप्लाई वोल्टेज चेंज होगा क्या, नहीं, 10-20 प्लस माइनस होगा, लेकिन 440 वोल्ट का 660 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट ऐसे नहीं होगा। इसलिए अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो क्या भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स फाई ये भी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर फाई कांस्टेंट है उसकी वजह से क्या है, कांस्टेंट रहेगा, सो द EMF E2 will be constant। Q क्योंकि हमको पता है फाई इज इक्वल टू E2, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा ना, इसलिए E2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो अभी ये इक्वेशन में कौन कौन कांस्टेंट निकल गया,
K1 कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, और E2 भी अभी क्या निकला है, कांस्टेंट निकला है साथ में, बस यही है ना कांस्टेंट। हाँ, तो अभी क्या बचेगा, T इज इक्वल टू, हम इसको TS लिखते हैं, स्टार्टिंग है ना, तो हम इसको TS लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन निकला, K1 निकला, E2 स्क्वायर निकला, दोनों भी कांस्टेंट है। तो मैं ये कांस्टेंट की जगह पे दूसरा कांस्टेंट लिख रहा हूँ K2, और इधर कौन बचा अभी, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर K2 क्या है, K2 इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वायर। ये इतनी बड़ी टर्म लिखने की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, K2, जो कि खुद एक कांस्टेंट है। अभी हमारे पास ये रिलेशन है, तो ठीक है। अभी इसमें वेरिएबल टर्म कौन सी है, रिएक्टेंस, ठीक है, इम्पेडेंस, ये लोड के हिसाब से वैरी होगा। तो हमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इसको, ये टर्म को, ये टर्म, ठीक है। तो मैं ये टर्म को इग्नोर करूँगा तो मेरे पास कौन सी टर्म बचती है, K2 एंड R2, एंड K2 इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर मैं K2 को निकाल दूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ R2, क्योंकि ये टर्म है ये लोड के हिसाब से रहेगी, तो ये चेंज एज पर लोड होगी, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। बचा कौन, R2 एंड K2 इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर ये K2 को हटा देंगे तो TS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रेजिस्टेंस। मतलब आपको अगर स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क चेंज करना है तो आपको रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है टॉर्क का रिलेशन। क्या बोला है मैंने, अगर स्टार्टिंग टॉर्क चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, रोटर रेजिस्टेंस को। लेकिन इंडक्शन मोटर के दो टाइप हैं, जो हमने रोटर के टाइप देखे थे ना, उसके हिसाब से है। स्क्विरल केज रोटर, सेकंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो जो स्क्विरल केज मोटर है ना, उसको आप एक बार डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते। एक बार मोटर डिज़ाइन हो गई तो उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये मॉडिफिकेशन होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। मोटर डिज़ाइन भी हो गई फिर भी आप वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाद में रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, हाई टॉर्क, और स्पाइरल केज का क्या रहता है, लो। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमको ये इक्वेशन मिला है, ये वाला टॉर्क इज स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 यानी कि रोटर रेजिस्टेंस। अगर मुझे स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो मुझे रोटर रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, और
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अगर एक बार बन गई, मैन्युफैक्चर हो गई, तो उसका रोटर रेजिस्टेंस आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसी है जिसमें आप एक बार मोटर बनने के बाद, मैन्युफैक्चर होने के बाद, उसका स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपको चेंज करना है तो उसमें आप रेजिस्टेंस वगैरह ऐड करके कर सकते हैं। इसलिए इसका टॉर्क जो रहता है वो क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टॉर्क। समझ में आ रहा है? ये आपको फिर से रिवाइज करना है, एक बार सॉल्व करके देखिए। अगर कुछ डाउट आता है तो हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे, ये तो था अभी स्टार्टिंग टॉर्क। कल जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा रनिंग टॉर्क, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।